अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। सिंध में सरकारी मुलाजमतों के जो तलबगार थे या जिनको सरकारी मुलाजमतें मिलनी थी, उनका मुस्तकबिल जो है ख़तरे में पड़ गया है। इसके अलावा सिंध में जो नया बल्दियाती ऑर्डीनेंस और एक्ट की जो मंजूरी है उसके खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुसलसल सिंध असम्बली के बाहर जो है वो धरना दिया जा रहा है। सर्दी है, बारिश है, उसके बावजूद जो वो धरना जारी है और अब तक सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और ना ही अब तक कोई टेबल टॉक हुई है। धरना जारी है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले जो दो खबरें हैं, यानी कि एमक्यूएम की दरख्वास्त पर जो सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आया है, उसमें एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब का पहले शॉर्ट सुने, उसके बाद कमरा अदालत में जो कुछ हुआ वो मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ आपके सामने शेयर करता हूँ। जो एमक्यूएम के हक़ परस्त MPs और MLAs ने मिलकर लगाई थी, पीपल्स पार्टी की इस मुतासिब हुकूमत का यही एक तरीक़ाकार है कि वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जॉब्स निकालते हैं सिंध हुकूमत में और फिर वो तमाम के तमाम फ़रोख्त कर देते हैं। और उसमें और अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने अपने ऑफिशल्स को ये कहा है कि फ़रोख्त भी कराची के लोगों को या सिंध के अर्बन इलाके, जो शहरी इलाके हैं, उनके लोगों को ना की जाए, फ़रोख्त भी उनको ना की जाएंगे, वो पैसे लेकर भी ना ले सकें। तो इसी को हमने चैलेंज किया था और ये बात सामने आई कि इन्होंने पूरे सिंध में रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ IBA सक्खर को मुंतखब किया था और IBA सक्खर ने एक प्राइवेट कंपनी सीबा टेस्टिंग सर्विस को ये रजिस्टर करा के ये सारी ज़िम्मेदारी उसे दे दी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि सरासर वायलेशन थी पब्लिक सर्विस कानून के, सेपरा रूल्स की और पब्लिक सर्विस कमीशन के कानून की। तो उसी को हमने चैलेंज किया था और आईन पाकिस्तान की, उसी को हमने चैलेंज किया। आज हाई कोर्ट के मौजूद जजेस ने हमारी उस अपील को एक्सेप्ट किया और इनका सब इसको कैंसिल कर दिया है। ये 20-25 हज़ार जो नौकरियाँ भी इन्होंने अनाउंस की हुई थी और जो फर्दर आने वाली थी, उस सारे प्रोसेस को रोक दिया है। उसके बाद उसकी इंक्वायरी होगी और सही तरीके से उनकी दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी। हमारी कोशिश ये है कि उस पर जितने भी रिक्वायरमेंट हो वो अहल और कानून के मुताबिक। अच्छा, तो जो कमरा अदालत में हुआ, असगर उमर साहब आप मौजूद थे, उसके बाद अमीन अनवर मौजूद थे। कमरा अदालत में असगर भाई आपने सुना जो कंवर नवीद साहब की जो दरख्वास्त थी, उन्होंने भी हमारे व्यूअर्स को बताया। तो बुनियादी तौर पर दरख्वास्त में था क्या, वो चाहते क्या थे, और उसके बाद फिर उनके जो वकील तारिक मंसूर साहब हैं, वो जब अदालत में जज साहब के सामने पेश हुए, जस्टिस हसन रिजवी साहब के सामने, तो क्या उन अपने सवालों के जवाब देने से मुतमईन कर सके। दूसरा, ये टेस्टिंग का अमल था, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सरकारी नौकरियां मिलनी थी, क्या वो अब मामला लंबे अरसे तक खटाई में पड़ गया है? देखिए, एक ये बड़ा तवील प्रोसेस है। सुबह सिंध में मुलाजमतें जो हैं एक बड़े तनाज़े का सबब बना हुआ है, क्योंकि इससे लिसानी तकसीम का लोग तासुर देते हैं कि यहाँ भर्तियाँ हो रही हैं और लिसानी बुनियादों पर हो रही हैं। और ये जो चैलेंज किया गया प्रोसेस, ये 2019 में एक काबीना के फैसले से शुरू हुआ, जहाँ काबीना में के एजेंडे में नंबर 1 पे ये आइटम था। फिर जनवरी में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर फरवरी 2020 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर दिसंबर में इश्तिहार दिया गया है ऑनलाइन, किसी अखबारात में नहीं आया, सिर्फ मखसूस लोगों को हुआ। तो जो इसे चैलेंज किया गया है वो इस अंसर को चैलेंज किया गया है कि इसे ओपन मेरिट पे रेपुटेड और साख वाले अदारों को इसका टेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि सिंध हुकूमत ने IBA सक्खर को ये दिया। चल IBA सक्खर की एक रेपुटेशन होगी, लेकिन उसने भी किसी एक और पार्टी को आगे ये टेस्टिंग के लिए दे दिया गया। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ था कि ये प्रोसेस जो है कि शफाफ नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि 16 जनवरी से ये टेस्ट शुरू होने थे मुख्तलिफ डिवीज़न के, और 10 लाख से ज़्यादा इस सिलसिले में दरख्वास्तें आ चुकी हैं, क्योंकि रोज़गार का और मुआशी जो सूरत हाल है, नौजवानों की बड़ी तादाद बेरोज़गार है, तो ये 10 लाख से ज़्यादा यहाँ दरख्वास्तें आई हुई थी। लेकिन जब हमने कोर्ट में देखा, हेयरिंग शुरू हुई पहली,
تو پٹیشن تو خیر لکھی ہوئی ہے, تمام چیزیں چیلنج کی ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں, لیکن جو جج صاحب کی کوائری تھیں وہ وکیل جو پٹیشنر کے وکیل تھے وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے. کورٹ نے ان سے بارہا کہا کہ وہ اپنا کنکلوژن بتائیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں, یہاں پر کورٹ کیوں آئے ہیں, ابتدائی طور پہ سمری کے طور پر کچھ پیش کریں, لیکن وہ مختلف صفحوں پہ اور مختلف چیزیں بتاتے رہے جس سے کورٹ مطمئن نہیں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ مینٹینیبلٹی پہ شاید نوٹس ہوں گے, لیکن پھر کچھ کورٹ نے کیا سمجھا یہ اس کو اسٹڈی کیا اور آخر میں ایک بڑا فیصلہ دیکھنے میں آیا کہ وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا. یہ جو لاکھوں افراد کی نوکری کا معاملہ تھا یہ معطل ہو گیا. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ شفاف طریقے سے ہونا چاہیے, لیکن کارروائی بھی اور وکلاء کو بھی اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. تمام چیزیں یہ سامنے آئیں کہ ایسا نہ لگے کہ اس اہم ایشو کو دیکھتے ہوئے عدالت نے کوئی فیصلہ کیا, بلکہ وکیل کی اپنی ایفرٹس بھی نظر آنی چاہیے, کلائنٹ کی اپنی ایفرٹس بھی نظر آنی چاہیے کہ کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگلی تاریخ پہ یہ کیا ہوتا ہے اور حکومت سندھ کیا جواب دیتی ہے, کیونکہ ایک طرفہ طور پر کوئی نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرنا یا اسٹے آرڈر دینا بہتر نہیں سمجھا جاتا جب تک دوسرے فریق کا موقف سامنے نہ آ جائے. امین صاحب, پہلی ہی سماعت تھی, چونکہ آپ نے عدالتی کارروائی دیکھی, پہلی سماعت میں اتنی بڑی کارروائی جس طرح اصغر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں صوبائی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو بڑا دھچکا ہے, کیونکہ ایک طرف جو سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں صوبائی حکومت کے مختلف فیصلوں کے خلاف, دوسری طرف صوبے کی عوام کے مستقبل کا بھی اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کو سرکاری ملازمتیں مل پائیں گی اب یا نہیں مل پائیں گی, یا کسی مخصوص جو تعلق رکھنے والے مخصوص قبائل سے مخصوص علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ملازمتیں ملیں گی. لیکن دیکھا جائے کہ ایم کیو ایم جب سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, یعنی کہ بانی ایم کیو ایم کی سے علیحدگی کے بعد یہ پہلی بڑی کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں جو عدالتی فورم سے ملی ہے. تو عدالتی کارروائی میں اب کیا کیا عدالت نے حکم نامہ جاری کیا ہے, کیا کیا کارروائی ہوگی, دوسرا اتنی بڑی کامیابی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایم کیو ایم کی کامیابی اس کو سمجھا جائے؟ جی شاید بالکل ایم کیو ایم کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور ایم کیو ایم نے اس سے پہلے جو ہے وہ متعدد درخواستیں جو ہے وہ دائر کر رکھی ہیں, جس میں بلدیاتی الیکشن سے لے کر جو جعلی ڈومیسلز پر بھرتیوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی خواجہ اظہار الحسن نے ایک جو ہے وہ درخواست دائر کر رکھی ہے, جو آلموسٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہونے والی تھی, لیکن وہ بینچ جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ میٹر اس طرح ٹیک اپ نہیں ہو پایا جس طرح سے اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ہوتی چلی آ رہی تھی. تو خواجہ اظہار کی باتیں آپ نے سنی ہوگی جب وہ آتے تھے کہ کراچی جو شہری علاقے ہیں اس کے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور انہیں نوکریاں نہیں دی جا رہی. وہ بار بار آ کے یہی کہتے رہے کہ کراچی کے نوجوان کیا صرف فوڈ پانڈا ڈیلیوری کے لیے رہ گئے ہیں. تو سندھ حکومت کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد سرکٹ بینچ نے جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن پورے کو ہی ختم کر دیا تھا, اور وہاں پہ جو بھرتیوں کا عمل ہے نہ صرف اسے بلکہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو عہدیدار تھے اور چیئرمین سمیت جو دیگر عہدیدار ان سب کو ہٹا دیا تھا, جس کے بعد کافی عرصے تک سندھ میں جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس جو کیڈر پوسٹیں ہیں وہ خالی رہیں. سندھ حکومت یہی کہتی رہی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے گریڈ 17 یا اس سے اوپر کی بھرتیوں کا جو عمل ہے وہ کیا جا سکے. اور شروع سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بے ضابطگیاں جو ہے وہ آئے روز کورٹ میں معاملات آتے رہتے ہیں. اب گزشتہ روز ہی عدالت نے چیئرمین جو ہے وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ آغا سہیل پٹھان کے نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. اور اس معاملے میں جو ہے وہ ایک جو ہے بہترین ساکھ کا جو ادارہ جو ایک جانبدار جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹی جو ہے IBA کراچی سکھر, یہ 2 ادارے تھے, اس کے بعد صرف سکھر کو یہ دیا گیا. اس نے ابھی جس کو دیا سندھ ٹیسٹنگ سروس جو ادارہ ہے جسے یہ ٹیسٹ جو ہے کنڈکٹ کرانے تھے بھرتیوں کے حوالے سے, اس نے اپنی ویب سائٹ پہ اشتہار دیا ہے. اشتہار اخبار میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں دیا گیا, صرف ویب سائٹ کی سطح پر ہی اشتہار دیا گیا, جس کے بعد یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہونے تھے جس میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے 2020 جنوری اور فروری 3 جنوری اور 6 فروری کو سندھ حکومت کے. تو اس پر عدالت نے آج جو ہے وہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کا موقف سننے کے بعد ان دونوں نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ معطل کیا ہے, اور عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت تک کوئی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور جنوری کے تیسرے ہفتے تک جو ہے وہ اس درخواست کو ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اس کے ساتھ انہوں نے سندھ حکومت ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ آ کر آئندہ سماعت پر درخواست کا جواب دیں. جو 10 لاکھ افراد نے اپلائی کیا ہوتا جنہوں نے 16 تاریخ سے ہر ڈویژن میں جو ٹیسٹ ہونے تھے, کراچی میں بھی اور مختلف جو ڈویژنز ہیں سندھ کے,
5 डिवीज़न, तो उसमें वो अब टेस्ट नहीं होंगे, टेस्ट का अमल रोक दिया गया है और उसके बाद फिर जवाब अदालत ने किस केस से मांगा है? शायद देखना ये होगा कि अब सिंध हुकूमत इस दरख्वास्त पे, इस स्टे पे किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि अदालत ने कोई फ़िक्स डेट नहीं दी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सिंध हुकूमत जो है वो इस मामले में फौरी समाअत की दरख्वास्त जो है वो दायर करेगी, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा बहरान जो है, क्योंकि इदारे ने तैयारियाँ शुरू कर रखी होंगी और इंतज़ामात बड़ी सतह पर 10 लाख अफराद ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो इसके लिए बड़ी सतह पर इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे होंगे। तो होपफुली सिंध हुकूमत, मुझे लगता है कि इस स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करेगी, जिसके बाद इस मामले को जो है वो देखा जाएगा। तो अदालत ने जो मेन पार्टी तो सिंध हुकूमत है, उसके बाद जो दीगर इदारे आते हैं SECP वगैरह जो जिनके नोटिस जारी किए हैं, ताम अदालत ने सिंध हुकूमत को स्पेसिफिकली जो है वो ऑर्डर में लिखवाया कि एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो इस हवाले से आकर आइंदा समाअत पर जवाब दें जो हुक्म इम्तना जारी किया गया इस पर। ठीक है अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। सर आगे चलते हैं। सिर्फ जाते जाते एक बात कि 2012 में असातिज़ा की भर्तियां हुई थी सिंध में, उसमें अब जो है खैरपुर और कुछ अजला की जो तस्दीक की गई है असातिज़ा की भर्तियों की और उनकी डिग्रियों की, तो जाली दस्तावेज़ात के ऊपर तकरीबन 214 असातिज़ा, वो असातिज़ा जो खुद 2012 से मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में तालीम दे रहे होंगे, उनकी जाली दस्तावेज़ात पकड़ी गई हैं, यानी कि उनकी भर्तियाँ जाली दस्तावेज़ात पे की गई थी। यानी कि अगर भर्ती की जाती है, जो MQM का एतराज़ है, तो वो फिर इस तरह की जाली दस्तावेज़ात के ऊपर यमन पसंद अफराद को जब नौकरियां दी जाती हैं तो उसके बाद फिर मेरिट और उसके बाद तालीमी जो बहरान पैदा होता है वो आपके सामने। असगर साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, दूसरा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि मुसलसल छठा रोज़ है जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के सामने धरना दिया जा रहा है, और धरने को अब किस नज़र से देखते हैं? अब क्या कामयाबी हासिल कर सकेगी इस धरने के बाद जमात इस्लामी? आगे आ जाएगा। जी देखें, शायद मसला ये नहीं है कि हम धरने को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, बल्कि हमें यह है कि धरना किसके ख़िलाफ़ दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। धरना दिया जा रहा है हुकूमत सिंध के उस तरीक़ेकार के मुताबिक जिसके तहत उन्होंने बिल को बड़ी तेज़ी के साथ मंजूर कराया, डिबेट नहीं होने दी गई और कहा कि चूँकि हमें इलेक्शन कमीशन के सामने ये कानून पेश करना है इसलिए जल्दी डिबेट कर दी जाएगी। तो इस रवैये के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और इससे पहले जो हम ये मुलाजमतों के सिलसिले में बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमें सिंध गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है कि गुज़श्ता मार्च में इसी सिंध असम्बली के सामने वो हेड मास्टर लोग एहतजाज कर रहे थे जिन्होंने IBS अक्खर से इम्तिहान देने के बाद, चूँकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से हदायत की गई थी कि किसी रेपुटेड अदारे से, उन्हें हुकूमत सिंध पे एतमाद नहीं था, तो उनका कहना था कि किसी रेपुटेड अदारे से वो कराए जाएँ, टेस्ट कराए जाएँ और फिर मुलाजमत दी जाए। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था। वहाँ हेड मास्टर जो ग्रेड 16 में अपॉइंट हुए थे, उन्हें सिंध गवर्नमेंट रेगुलर नहीं कर रही थी और उन्हें उस वक्त IBS अक्खर पे एतमाद नहीं था, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि एक पर्ची चाहिए, कुछ पैसा चाहिए रेगुलर करने के लिए, मुलाजमतों के हर खेल में पैसा चल रहा है। हमें यहाँ पर समझाया जाता है कि शायद कोई लिसानी बुनियाद पर हो, लेकिन यहाँ पैसा चल रहा है, लालच है, एक हविस है जो नज़र आती है। वहाँ पर मुलाजमतें नहीं वो तस्लीम की जा रही थी, IBS अक्खर को जब रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, और अब जो किया जा रहा है वो IBS अक्खर के लिए लड़ा जा रहा है कि जी IBS अक्खर से मुलाजमतें की वो दिलाई जाएंगी और वो टेस्ट कंडक्ट करेगा। और यही हुकूमत सिंध का कंडक्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है लोकल बॉडी इलेक्शन में, कि वो तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है। और वही जो बात हमने पहले कही कि ये नज़र आती है कि इख्तियारात अपने पास रखे जाएँ, फ़ंड अपने पास रखे जाएँ, इख्तियारात अपने पास रखे जाएँ, मुलाजमतें अपने पास रखी जाएँ और लोगों के तमाम हकूक़ अपने पास रखे जाएँ, ताकि उसे बाद में सेल किया जा सके, उन्हें बेचा जा सके। उसे अवामी नुमाइंदगी और आवाम के हक़ के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसे अपनी मलकियत बना लेती है। ये एक अप्रोच है जो वडेरा शाही की, या जो हम कहें कि गांव और गोट की जो पहले सोच होती थी, ये पूरे सूबे को आज़ाद नहीं करना चाहते, कानूनी समझना चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से हम कामयाब हो गए हैं, हमने करोड़ों रुपए अरबों रुपए इलेक्शन में जो खर्च किए अब वो उसे वसूल करना चाह रहे हैं। तो ये तरीका अपनाया हुआ है सिंध हुकूमत ने। मेरिट पर और कानून के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक, आइन के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि मनपसंद तरीके से और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने नताइज हासिल करने के लिए, अपनी दौलत और अपने इख्तियारात हासिल करने, परेडो पजारो और ये गाड़ियाँ हासिल करने के लिए, वसाइल इस्तेमाल करने के लिए तमाम इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी धरना दे रही है। मौसम इतना सख्त है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आई। कराची के शहरियों ने साबित किया कि उनके मसाइल, आज की छोटी सी बारिश में भी पानी सड़कों पर नज़र आया है, हाई कोर्ट के बाहर भी पानी जमा था, कि ये ताकि वो अपने UC नाज़िम से पूछ सकें कि ये क्यों हो रहा है, टाउन नाज़िम से पूछ सकें, लेकिन ये इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने पास रखने पर मुसर है और कागजात पर कुछ डिप्टी चेयरमैन बना देना और एडिशनल चार्जेस दे देना, ये कोई रस्मी
कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन वो आवाम को इख्तियारात देने के लिए निचली सतह पर तैयार नहीं है। सर आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह एमक्यूएम ने मुख्तलिफ जो मकामात थे एहतिजाज या मुख्तलिफ फोरम पर एहतिजाज के बाद उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम को कामयाबी मिली। जो एमक्यूएम का एतराज़ था वो अब एतराज़ आगे चलकर उसमें मज़ीद वाज़ह होगा कि अदालती कार्रवाई में क्या वो साबित हो पाता है नहीं पाता। इब्तदाई तौर पर एमक्यूएम को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी असम्बली के फोरम के साथ साथ सूबे में सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फोरम पर भी एहतिजाज किए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने भी वही तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि न सिर्फ असम्बली के बाहर बल्कि मुख्तलिफ फोरम पर एहतिजाज के साथ साथ कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी कि जो बल्दियाती एक्ट था सिंध हुकूमत ने जो पास किया था उसके खिलाफ अदालत से भी रजू किया है। आप देखते हैं किसको कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है। ये अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।